प्रिय साथियों, बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई देता हूं। पूर्व की भांति आज प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह का आयोजन हुआ। हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, इसलिए बहुत ही निष्ठा के साथ, प्रतिबद्धता के साथ हम लोगों की पार्टी के लोग जननायक की जयंती मनाते हैं। और कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिसमें हमारे साथी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों की चर्चा नहीं करते। और हर साल ये अवसर प्राप्त होता है हमें। और अब जो नए हमारे अध्यक्ष बने हैं, इन्होंने इस वर्ष, इसके पहले चंद्रवंशी जी हुआ करते थे, उनका भी आयोजन शानदार होता था। लक्ष्मेश्वर राय जी बने हैं, उन्होंने भी शानदार आयोजन किया। इसलिए मैं उन्हें कोटिसा बधाई देता हूं। और आप सब लोग जो आज के अवसर पर इस सभागार में उपस्थित हुए हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कर्पूरी जी का जो काम था, हम अपने कार्यकाल में उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गांधी लोहिया जेपी के विचारों से प्रभावित हैं और जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने जो बिहार में निरंतर संघर्ष किया और बिहार के दबे कुचले लोगों को आवाज दी, उन्हें संगठित किया, उनका मार्गदर्शन किया, और जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने राज्य के हित में और दबे कुचले लोगों के हित में बहुत सारे कदम उठाए। आज अगर इस राज्य में आरक्षण मिला हुआ है पिछड़े वर्गों को, जब उनकी सरकार बनी 1977 में, तो उन्होंने मुंगेरी लाल कमीशन के सिफारिशों को गौर करते हुए उसे लागू किया। और जब उन्होंने लागू किया था इसको, तो क्या क्या नहीं उनको सुनना पड़ा था। उन्हें पद से हटा भी दिया गया, और जो पद से हटाने में जिन्होंने बड़ी भारी भूमिका निभाई थी वो तो जनता पार्टी था। और जनता पार्टी में 4 दलों का विलय हुआ था, उसमें से एक जनसंघ भी था। तो जो भूमिका थी इन लोगों की उन दिनों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जब आरक्षण लागू किया तो उनकी भूमिका सर्वविदित थी। जनता पार्टी के अंदर का वो मामला था, और वो नेता थे विधानमंडल दल के, उनको किस तरह से हटाया गया ये सबको मालूम है। और उनको हटाने में तत्कालीन जनता पार्टी के जो विधायकों ने उनके खिलाफ राय प्रकट की थी, उनमें किस घटक दल के लोग थे। आजकल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मना रहे, हमको सचमुच भीतर से प्रसन्नता होती है कि अंत में थक हार के इन लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। यह आत्मसमर्पण है। उस समय तो बड़ा इनको बुरा लग रहा था कि आरक्षण लागू कर दिया और पिछड़ों को उनका अधिकार मिला, तो उस समय परेशान हो रहे थे। लेकिन उसके बाद से उन्होंने जो ताकत देखी, तो उनको लगा कि अब इन्हीं को मिलाने की जरूरत है। तो आजकल जननायक कर्पूरी ठाकुर जी याद आते हैं। चलिए, कम से कम याद तो करते हैं, कंठ से ही सही, याद करना तो पड़ रहा है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचार है और उनके जो विचार है, उसमें से कोई तालमेल नहीं, कोई तालमेल नहीं।
हम सब लोग जानते हैं कि जिस प्रकार का माहौल खड़ा किया जाता है उससे परिचित। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम किया और आज भी कितने प्रासंगिक हैं उनके विचार, और हम लोग तो उनके रहते हुए भी और उनके नहीं रहने के बाद भी हम लोगों ने उनके राह को नहीं छोड़ा, उसी पर चलते रहने की हमने कोशिश की। बिहार के लोगों ने जब यहाँ मौका दिया तो हमने उन्हीं की बात को आगे बढ़ाया। पंचायती राज संस्थाओं में, स्थानीय निकायों में आरक्षण नहीं था। हम लोगों ने अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप और पिछड़े वर्गों में जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको ही पिछड़े वर्ग के रूप में मानकर उनके लिए भी 20% का आरक्षण हम लोगों ने दिया। जो अति पिछड़े वर्ग में आते हैं, नेक्सर 1 में आते हैं, उन्हीं को पिछड़ा वर्ग मानते हुए हम लोगों ने आरक्षण दिया और महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। क्या उसका परिणाम आया? कितनी बड़ी संख्या में लोग पंचायती राज संस्थाओं में, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो, जिला परिषद हो, या स्थानीय निकायों में नगर पंचायत हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, सब जगह कितनी बड़ी संख्या में लोग पदों पर आसीन हुए। और आज जो सोचते भी नहीं होंगे, आज लोगों को उनके दरवाजे पर भी जाना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है मुखिया जी। सोचते भी नहीं होंगे कि हम फलनवा को मुखिया कहेंगे। क्या परिवर्तन आया है? मुखिया जी कह रहे हैं, मेयर साहब कह रहे हैं, कहना तो पड़ेगा। तो ये जो कदम उठाया गया उसी का परिणाम, और ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में जो काम शुरू किया, उसी काम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया और आज एक नहीं 3 बार लागू हो गया। और लोहिया जी ने तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो बात कही और जिसका जिक्र भाई विजेंद्र जी कर रहे थे, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, और जो लोहिया जी की पिछड़ा की परिभाषा थी उसमें सभी महिलाएं भी शामिल थी। इसलिए एक तरफ संविधान में था प्रावधान कि महिलाओं को कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित किया जाएगा। तो जब काम करने का मौका मिला तो हमने कहा कि भाई लिखा हुआ है कम से कम 1/3, अधिक से अधिक 1/3 तो लिखा हुआ नहीं। तो महिलाओं की आबादी है आधी, तो उनकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए आधी। इसलिए बिहार पहला राज्य था जिसने 50% आरक्षण दिया। तो ये सब उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज कितनी बड़ी उपलब्धि हुई है, इसके लिए पूर्व में भी प्रयास हुआ। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में भी 2006-07 से ही प्रयास किया कि सब जगह तो आरक्षण मिल गया, लेकिन राज्य की न्यायिक सेवाओं में आरक्षण नहीं था। तो हम लोगों ने आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन कोर्ट ने उसको निरस्त किया। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक हम लोग लड़ते रहे। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का फिर फैसला आया और कहा कि हाई कोर्ट के साथ परामर्श करके आप नियम बना सकते हैं। और संविधान में भी प्रावधान है, जुडिशियरी से संबंधित कोई काम करना होगा तो इसके लिए आपको उच्च न्यायालय से परामर्श करना पड़ेगा। पहले भी परामर्श हुआ था, लेकिन उस परामर्श का कोई प्रतिफल नहीं निकला था। तो हम लोगों ने नियम बनाकर उसको लागू किया था। फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आप पूरे तर्क के साथ हाईकोर्ट के सामने प्रस्ताव रखिए, हाईकोर्ट से परामर्श करिए, और परामर्श के बाद अगर आप किसी बिंदु पर असहमत भी होते हैं तो आपको यह अधिकार है उसके ठोस तर्क को देते हुए आप बना सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसी के आधार पर हम लोगों ने फिर प्रस्ताव बनाया और माननीय उच्च न्यायालय के पास भेजा, और उच्च न्यायालय ने
जो हम लोगों ने परामर्श के लिए भेजा, उन्होंने उसके बारे में औपचारिक अपना परामर्श भेजा। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक परामर्श का कार्य पूरा हुआ और परामर्श प्राप्त होने के बाद, कंसल्टेशन पूरा होने के बाद फिर राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद की बैठक में न्यायिक सेवाओं में आरक्षण देने का प्रस्ताव रखा और वो नियम पारित कराया। आज वो नोटिफाइड है और लागू भी है। और अब देख लीजिए, जो न्यायिक सेवाओं में आरक्षण हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में पहली बार हमने अति पिछड़ों को 20% का आरक्षण दिया था। 10 साल के बाद न्यायिक सेवाओं में अति पिछड़ों को 21% आरक्षण दिया गया। ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए वर्षों से प्रयास चल रहा था और अंततोगत्वा सफलता हासिल हुई है। और आज से कुछ ही सप्ताह पूर्व 2016 के अंतिम सप्ताह में, अंतिम दिनों में यह निर्णय किया जा सका और उसको लागू किया जा चुका। तो यह जो निर्णय हुआ है, अति पिछड़ों के लिए 21% का आरक्षण, पिछड़े वर्गों के लिए एनेक्सर 2 को 12% है, अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुरूप 12% और 1% है। और उसी में जो हम लोगों ने राज्य सरकार की अन्य सेवाओं के लिए नियम बनाया है कि महिलाओं को राज्य की हर सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया जाएगा, तो इसमें भी न्यायिक सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार से आरक्षण का प्रावधान न्यायिक सेवाओं में किया जा चुका। और जो हमारे कनीय न्यायिक सेवा में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट भी दी गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 5 से अधिक अवसर दिए जाने की भी छूट दी गई। तो सब प्रकार का पूरे तौर पर अब लोग न्यायिक सेवाओं में भी स्थान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है। तो आज तो मैं समझता हूं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर यह जो न्यायिक सेवाओं का आरक्षण हुआ है, मैं इसे सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। और यह अपने आप में काफी ऐतिहासिक चीज है। और इसके अलावे लोगों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए बहुत सारे कदम हम लोगों ने उठाए। ये जो शराबबंदी का फैसला हुआ और आज जिस प्रकार का व्यापक जन समर्थन मिला है, इस शराबबंदी से जो एक माहौल सुधरा है, समाज में परिवर्तन की बुनियाद रखी गई है। आज गांव-गांव में जाइए, किस तरह से लोग प्रभावित थे शराब के चलते। नई पीढ़ी उस ओर जा रही थी, नई पीढ़ी जा रही थी उस ओर, और वो सब बच गए। घर में लोग लौटते थे, दिन भर की कमाई का अधिकांश हिस्सा शराब में गंवा देते थे, घर लौटते थे, घर में झगड़ा करते थे। घर का वातावरण व्यथा से भरा हुआ रहता था, दुख से भरा हुआ रहता था। न खाने के लिए पर्याप्त पैसा, न भरण पोषण का ठीक से इंतजाम। ये घर का माहौल था। और जब से शराबबंदी हुई है, घर का जो मर्द शराब पीकर आता था, बंद होने के बाद अब घर आता है तो झगड़ा नहीं करता है, घर में हंसता है, मुस्कुराता है और बाहर से बाजार घर के लिए सब्जी खरीद कर लाता है। इतना बड़ा परिवर्तन हो गया। न जाने कितने लोगों ने हम पर क्या क्या नहीं आरोप लगाया। शराबबंदी के पक्ष में व्यापक जनमत है, लोगों को बड़ी खुशी है। और इसलिए हम लोगों ने आह्वान किया था कि हम दूसरा मुहिम चलाएंगे।
क्योंकि ऐसी चीजें हैं, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको आप लाख समझाइए वो मानेंगे नहीं, और चंद साधन संपन्न और पढ़े लिखे लोग, मतलब चंद लोग, उनमें सभी साधन संपन्न और सभी पढ़े लिखे लोग नहीं, उनमें से चंद गिने चुने लोग शराब के सेवन को अपनी लिबर्टी, अपनी आजादी के साथ जोड़ते हैं। और वैसे लोगों ने तरह तरह की से नाराजगी प्रकट की, तरह तरह से नाराजगी प्रकट की, मजाक उड़ाया। अब जब इतने बड़े पैमाने पर लागू हो गया तो कहीं यहां पकड़ा गया, अरे ये तो फेल कर गया, फलाना जगह बोतल पकड़ा गया, बड़ा अच्छा भी। मर्डर के खिलाफ कानून कब से बना हुआ? हत्या के आरोप में हत्या करने पर फांसी की सजा, आजीवन कारावास की सजा कब से लागू? लेकिन मर्डर होना बिल्कुल बंद हो गया। अब मर्डर होना बंद नहीं हो गया तब तो आप कहिएगा कि अरे बेकार है, क्या कानून बनाते हो? अभी भी तो मर्डर हो रहा है। देश भर में 80-90 रोज मर्डर होता है। बिहार जैसे राज्य में आबादी के हिसाब से 7-8 मर्डर एवरेज हर रोज हो जाता है। बेकार का कानून है मर्डर, खत्म करो इस कानून को। मैंने कानून खत्म करके हत्या करने की आजादी दे दी जाए। समझ में नहीं आता कुछ लोगों का। अरे भाई, शराबबंदी के बावजूद कुछ सिरफिरे लोग या चंद इसको अपनी लिबर्टी से जोड़कर देखने वाले लोग, इसके आलोचक लोग, अगर किसी भी प्रकार से 2 नंबर के रास्ते से शराब का इंतजाम करके कुछ ग्रहण करने में कामयाब हो रहे हैं तो क्या हमें शराबबंदी को बंद कर देना चाहिए, या कड़ाई से देखना चाहिए कि कौन पी रहा है, कौन ला रहा है, कहां से ला रहा है, कैसे भेज रहा है, और अनवरत इसके लिए प्रयास करते रहना पड़ेगा। कोई एक दिन की चीज नहीं और सिर्फ कानून से नहीं होता। इसलिए जनमत को जगाए रखने के लिए हम लोगों ने आह्वान किया कि कानून हम जितना भी सख्ती से लागू करें, लेकिन आदमी ही को तो लागू करना है। जिसको लागू करना है उसी में से 2-4% लोग इधर से उधर निकल गए तो क्या होगा? गड़बड़ करने वाले से कुछ लेके उसको छोड़ देगा। तो ये सब तो मनुष्य के स्वभाव का अंग है। सारे लोग गड़बड़ नहीं होते हैं, लेकिन सभी लोग ठीक होंगे और कोई गड़बड़ नहीं होगा, यह आदमी के बारे में ये कोई कह सकता है गारंटी के साथ? अरे भगवान जब अवतार लिए हैं इंसान के रूप में, तब भी उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की ताकि लोगों को मालूम हो कि आदमी का मतलब है पूरे तौर पर पवित्र नहीं होगा, कुछ न कुछ तो होगा। तो कौन बदल देगा जरा बताइए? और वो गड़बड़ करने वाले लोग कुछ गड़बड़ करने में कामयाब हो जाता, कहिए इतना बेकार है, फेल कर गया। एकाध को देखते हैं ना नेता को, उनके बड़का नेता तो आके समर्थन कर गए, छोटका नेता यहाँ रोज सवाल कुछ क्या मतलब है? रोज रोज तो संजय जी जवाब देते रहते हैं, क्या कुछ से कुछ बोलना, ये क्या तर्क है? कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर अपराध होता है इसका मतलब अपराध पर लगाम लगाने के लिए काम करना बंद नहीं कर दिया जाता है। उसी तरह से अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस गड़बड़ी को रोकने के लिए निरंतर सक्रिय रहना होता है, मुस्तैद रहना होता है। और जैसा हमने कहा, मशीनरी के अंदर गड़बड़ लोग निकलते हैं तो कहां किसी को छोड़ा जाता है? जिस दिन पता चलता है कि मशीनरी के अंदर गड़बड़ है तो उनको दुरुस्त नहीं किया जाता है। संपत्ति तक तो जब्त करवाए हैं, छोड़ते हैं। यहाँ कोई मुरव्वत है नहीं, धरा जाएगा तो जाएगा। और रोज हम पूरा बिहार में घूम घूम करके बात बता देते हैं, कोई नहीं कहेगा कि ध्यान नहीं है, पूरा ध्यान है। लेकिन अकेले कानून और कानून को एनफोर्स करने के तंत्र के बदौलत इतना बड़ा काम नहीं हो सकता। काम हो रहा है, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, लेकिन जब तक ये जन चेतना जागृत नहीं रहेगी तब तक पूरे तौर पर यह काम नहीं हो सकता। इसलिए हमने फिर से आह्वान किया और निरंतर 21 जनवरी से 22 मार्च तक का अभियान फिर से चल रहा है। और अब शराबबंदी ही नहीं, नशा मुक्ति। शराब छोड़ करके अफीम खाने लगे, शराब छोड़ करके ड्रग्स खाने लगे,
शराब छोड़ करके धुआंधार गांजा पीने लगे। ये भी बुरी चीज है, इसके खिलाफ भी माहौल बना रहे हैं। कोई हमसे पूछ रहा था कि इसके लिए भी कानून लाइएगा, तो हमने उसको कहा इसके लिए कानून पहले से उसको एनफोर्स कर रहे हैं, छूट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जन जागरण पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोगों ने आह्वान किया कि शराबबंदी से नशा मुक्ति तक के पक्ष में मानव श्रृंखला बनाएंगे। और सोचा था कि 11,000 किलोमीटर में 2 करोड़ लोग खड़ा होंगे। क्या अद्भुत माहौल बना है, क्या अद्भुत माहौल बना है। 21 तारीख को 3 बजे तक हर जिले से जो खबर आई, गिनती गिन करके जो खबर आया वो 3 करोड़ से ज्यादा। और बाद में पता चला कि ये तो जो घोषित रूट पर था उसके 1 लाइन की गिनती है। हजारों किलोमीटर में 1 लाइन से काम नहीं चला, उसके पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, और जगह जगह तो ऐसा आ गया कि पूरा सड़क भर गया, आदमी लाइन नहीं लगा सका, इतनी बड़ी उपस्थिति थी। तो ये माना जा रहा है, एक आकलन हो रहा है कि लगभग 4 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। बिहार की आबादी कितनी? 2011 के जनगणना में 10 करोड़ 36 लाख, और 10 साल में 24% बढ़ जाता है। हालांकि फर्टिलिटी रेट घटा है, 3.9 से 3.23 के आसपास अब हम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 24% ही मान लेते हैं। तो 2021 में जो जनगणना की रिपोर्ट आएगी तब आप बढ़िएगा, 13 करोड़ के पास पहुंचिएगा। ताज तो लगभग बीच में है, 60% अभी बीता है। तो अधिक से अधिक आबादी कितनी होगी? 11.5 करोड़ से लेकर 12 करोड़ के बीच में। उसमें 4 करोड़ आदमी खड़ा हो गया सड़क पर शराबबंदी और नशा मुक्ति के पक्ष। ये कोई मामूली बात है? इसमें भी एक से एक मीन मेख निकालने वाला, भारी मीन मेख निकालने वाला, बर्दाश्त नहीं होता। चंद गिने चुने लोगों को बर्दाश्त ही नहीं होता। अरे भाई, ये सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद पड़ गई है। अब कोई चाह करके भी चाहे जितना अड़ंगा डालो, इसको रोक नहीं सकते हो। अब जो परिवर्तन की हवा है चल पड़ी है, इसको कोई थाम नहीं सकता। ये हवा अब चल पड़ी और घर घर से आवाज आ गई, लोगों की स्वाभाविक प्रतिबद्धता। हम तो सोच रहे थे गांव का वातावरण बना है, शहर में भी बनाना पड़ेगा, लेकिन जब 1 अप्रैल 2016 के बाद शहर में शराब की दुकान खुलने लगी तो कैसा जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। तो हमने 5 अप्रैल को भी शहर में भी लागू कर दिया कि भाई इससे अच्छा क्या माहौल होगा। और आज जो मानव श्रृंखला बनी है उसमें शहर किसी से पीछे नहीं था, हर जगह उसी तरह से लोग थे, सब लोग खड़े, सब लोगों ने समर्थन दिया। जिन दलों ने भी समर्थन दिया मैं उनको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। जन भावना के साथ सब जुड़े, और कुछ लोगों ने ऊपर वाले नेता के समर्थन कर देने पर बयान दे दिया, लेकिन मटिया के घर बैठे रहे। अब उनको बजा रहा होगा, अब समझ में आ गया होगा। तो तरह तरह की बात करते हैं, बालक बालिकाओं के शामिल होने पर बात कर रहे हैं। अरे भैया, छोटी उम्र में बच्चों को लोग दारू पिलाने लगे थे, और अगर बच्चों में चेतना आ जाती है तो वो अपने माँ बाप को भी दुरुस्त करता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में, आपदा प्रबंधन में जो भूकंप से असर पड़ता है किसको सिखाया जाता है? हम स्कूल में बच्चों को बताते हैं कि भूकंप से बचने का, भूकंप के आने के बाद क्या करना चाहिए। और जब बच्चा सीख कर जाता है तो अपने परिवार के सब लोगों को सिखा देता है। 70 साल में नहीं सीख सकिएगा, सीखने की आयु 55 ही की है। अरे रोज रोज स्टेटमेंट देने वाले लोग 65 साल के हो गए, अचानक आज चाहते तो रोज अखबार में डबल हेड 2 कॉलम की खबर मिलती। अरे बचपन से ही आंदोलन में थे तब ना आज डबल कॉलम मिलता है। अगर हम लोग बचपन में सिद्धांतों के प्रति आकृष्ट नहीं हुए होते तो आज आप लोग यहां भाषण मेरा सुनते।
3-4 करोड़ लोग मानव श्रृंखला में लाइन लगा देता। अरे शुरुआत तो बचपन से ही होती है। अगर बालक बालिकाओं को आपने उसके मस्तिष्क में कोई बात डाल दी तो वही आगे काम करता है। आइए, आप लोग ये सिद्धांत जानते हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले इस शाखा लगाते हैं, उसमें कौन आता है जी? शाखा में कौन आता है? हम उनसे पूछते हैं, बच्चे को न ले जाते हैं? तो आप शाखा में बच्चा को ले जाइए, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और शराबबंदी के खिलाफ मानव श्रृंखला में बालक बालिकाएं उपस्थित हुई, तो आपका कलेजा फट रहा है। कलेजा कमाल लोग, कैसी दोहरी मानसिकता के लोग हैं, इसको समझ लीजिए। दोहरी मानसिकता के लोग हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए प्रकाश पर्व के अवसर पर, शराबबंदी के मुहिम का उन्होंने समर्थन किया। मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप तो समर्थन करके चले गए, लेकिन आपके जो यहां वाले लोग हैं उनका मन नहीं ठीक हो रहा है। उसका एक ही रास्ता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कि गुजरात में पहले से था, आपने उसको लागू रखा, हमने बिहार में लागू किया, आपने इसकी तारीफ की, इसका समर्थन किया। अब एक ही उपाय है इन लोगों को ठीक करने का कि कम से कम भाजपा शासित राज्यों में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी, तभी इन लोगों को समझ में आएगा। जिंदाबाद। तो साथियों, इतना बड़ा काम हो रहा सामाजिक परिवर्तन का, हर जगह हिस्सेदारी की बात है, और समाज में जो सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर बुराई छा रही थी, उसको शराबबंदी के जरिए हम लोगों ने दूर किया और इसको नशा मुक्ति तक ले जाना। आप सब लोगों ने इसमें सहयोग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जान लीजिए, यह भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के अधूरे काम को हम पूरा कर रहे हैं। उन्होंने भी लागू किया, लेकिन उनके हटते वापस ले लिया गया था। अब चिंता मत करिए, हम उनके अधूरे काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब लागू हो गया, अब दुनिया की कोई ताकत को नहीं हटा सकती। अब इतना व्यापक जन समर्थन इसको मिल गया कि अब 2 नंबरी कारोबारी लोग को तो अब समझ में आ जाएगा। इधर से तो हम लोग भी टाइट करेंगे, उधर से जनता भी टाइट करेगी। आप लोग भी टाइट करिए, घबराइए उड़ाइएगा मत, समझ गए, पूरा टाइट करिए। नहीं तो बच्चा सबको ले आता है भाई, पैसा दे देता है। माने आप जरा बताइए कि 11 करोड़ की आबादी है, अब 72,000 75,000 पुलिस फोर्स है, तो सबको देखते रहेगा क्या लेके जा रहा पकेटवा में, कहीं किधर जा रहा? ये संभव है? वातावरण से सब ठीक होता है। और मानव श्रृंखला के बाद और निरंतर 2 महीने तक अभियान चलेगा। इससे वातावरण इस प्रकार का बनेगा कि 2 नंबरियों को समझ में आ जाएगा। और धीरे धीरे हम भी बहुत समीक्षा कर लिए, धराइएगा जरूर। देर लगता है, हमको तो बड़ा धैर्य है ना, धर लेंगे, रूटे पकड़ लेंगे, उधर से निकला कहाँ गया, उसमें लगाए हुए हैं। इसलिए अच्छा है कि अभी से कारोबार छोड़ करके कोई बढ़िया दूसरा कारोबार में लगो भैया, बेकार का है माथा पच्ची करो, फंसोगे तो कोई नहीं बचाएगा, कोई बचा नहीं जाएगा। हम उनको भी अंदर करेंगे, काहे घबरा रहे हो जी? ऐसा कोई दिखाई पड़ जाए दरोगा जी, तो ठीक से खबर तो कर दीजिए, कम से भी ठीक से खबर कर देना चाहिए। और यही नहीं, जो बैठो बैठो, अरे ये पहन के आए हो, इसमें बोतल बना के उसको काट देते तब अच्छा नहीं लगता है। तो किसी का फोटो लगा के पहन लिए हो, यही कर्पूरी जी सिखाए हैं। आप फोटो लगाना था तो कर्पूरी जी का फोटो लगाते, पता नहीं किसका फोटो लगा लिए हो, है फालतू चीज है। किसी का फोटो लगाओ, सब फोटो मत लगाओ, उसका नुकसान होता है। 10 गो आदमी फोटो लगा करके आ जाएगा तो हम लोग देखने लगे कि आदमी तो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, इसमें अपना पहचान बनाने के चक्कर में तो उसका महत्व घट जाता है। जान लो, ये पार्टी दूसरा है, हवा बांधने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही हम लोग देखते रहते हैं, हवा का रुख हम भांपते रहते हैं, चिंता मत करिए, भांपते रहते हैं।
तो कान में इतना जिंदाबाद लगाया था, लगाना था पीछे ना लगाओ, सामने ही लगा। और आप सबको मालूम है महागठबंधन जब बना तो हम लोगों ने मिलकर साझा कार्यक्रम का ऐलान किया, 7 निश्चय की बात कही और सरकार बनी। हम 7 निश्चय पर अमल करना प्रारंभ कर दिए, सब जगह जा रहे हैं। तो ये सारा काम हो रहा है लोगों के लिए। घर घर में नल का जल, पीने का पानी, नल का पानी, हर घर में शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, और घर घर में बिजली का कनेक्शन। और महिलाओं के लिए कहा था 35% आरक्षण, तो लागू कर दिया जनवरी 2016 से ही। और आज न्यायिक सेवाओं में भी हमने आपको जिक्र कर दिया, उसमें लागू हो गया। युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, स्वयं सहायता भत्ता हो। हमको तो समझ में नहीं आता है कभी कभी ये भाजपा के लोगों के दिमाग को क्या हो गया है। अरे भाई, हम तो पूरा भाषण इलेक्शन के टाइम में क्या बोले थे आदरणीय मोदी जी, काला धन पर क्या बोले थे, 15-20 लाख पर क्या बोले थे, किसान को क्या बोले थे कि जो लागत आएगी उस पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होगा, युवाओं के रोजगार की बात, ये सब तो हम भाषण सुना दिए थे ना जी। जरा मेरा भाषण है वो सुनाओ तो, कि हमने बेरोजगारी भत्ता एक बार भी कहा? हम तो स्वयं सहायता भत्ता बोल रहे हैं। 7 निश्चय में भी है, 218 मीटिंग में हमने चुनाव के दौरान भाषण किया है और हर बार बताया 20 से 25 साल के आयु वर्ग के बीच के युवाओं को जो रोजगार की तलाश करते हैं, वैसे युवाओं की सहायता करने के लिए 2 साल तक 1000 रुपया प्रति माह के हिसाब से स्वयं सहायता भत्ता देंगे। अरे हमने जो कहा है किया। आपको लगता है कि यहाँ के सब युवा को बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, तो दिल्ली में आप शासन में लागू कर दीजिए, पूरे देश के बेरोजगारों को भत्ता दिलवा दीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से कोई रोके हुए है? दिलवाते काहे नहीं? हमने तो कहा नहीं है। हम तो बेरोजगारी की बात ही नहीं करते, बेरोजगारी भत्ता की बात। हम तो स्वयं सहायता भत्ता, सेल्फ हेल्प अलाउंस, कहीं कोई रोजगार की तलाश करता है, दरखास्त देता है, इंटरव्यू का चिट्ठी आता है, जहां जाएगा वहां जाने के लिए उसको बस का भाड़ा चाहिए, रेल का किराया चाहिए, जहां जाएगा वहां रहने का खर्चा चाहिए, खाने का खर्चा चाहिए। माता पिता निर्धनता के कारण हर बार अपने बेटे बेटियों को इतनी सहायता नहीं कर पाते हैं। नतीजतन बहुत बार अवसर रहते हुए भी हमारे युवा उसका लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। इसलिए उनकी मदद करने के लिए 1000 रुपया स्वयं सहायता भत्ता, सेल्फ हेल्प अलाउंस। और अगर आपको बेरोजगारी भत्ता से शौक है तो लग दे दीजिए बेरोजगारी भत्ता, हम कहाँ रोके हुए। वैसे जितना बात चुनाव में कह गए, कुछ चीज किए नहीं है अभी तक, किए वगैरह नहीं। हम इन चीजों का चर्चा ज्यादा नहीं छेड़ना चाहते हैं, लेकिन तकलीफ होती है। जिस चीज के प्रति जनमत जागृत है उसका भी मजाक उड़ाना अंततः गत्वा वो हम लोगों का कोई नुकसान नहीं करेंगे, स्वयं मजाक के पात्र बन जाएंगे। हम लोग जो कहते हैं उसको करते हैं। जो कहा किया, यही श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है। 9 जुलाई 2015 को नारी सशक्तिकरण पर यहां पर ग्राम वार्ता थी, बोलकर हम बैठे। उस कोने से 2-4 महिलाओं ने आवाज लगाई, शराब बंद कर दीजिए। वापिस आए माइक पर, हमने कहा अगली बार आएंगे तो बंद कर देंगे। बंद कर दिया। तो कहा किया, 7 निश्चय का ऐलान किया, कहा किया। लोक शिकायत निवारण कानून बनाया, 2015 में लागू किया, 5 जून से लागू किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसी गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था 5 जून 1974 को, और हम उनके सेनानी, इसलिए 5 जून को लागू कर दिया। 1,13,000 से भी ज्यादा शिकायत आई और 90,000 से ज्यादा शिकायतों का सीमा के अंदर एक शिकायत का निराकरण हो रहा है। प्रयोग किया है हमने, लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। लोगों का विश्वास लोकतंत्र पर बढ़ेगा अगर लोगों की शिकायतों का समाधान होगा।
मालूम है, हम तो जाकर देखते हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, बैठकर देख रहे हैं कैसे सुनवाई होती है। एक बार एक आदमी की शिकायत थी, हम सुन रहे थे, उसको बिजली का बिल आया था 28,000 रुपया का। हम गरीब आदमी साहब को 28,000 का बिल आ गया। सुनवाई के दिन बुलाया हुआ था बिजली विभाग के इंजीनियर को, पूछा कहिए आपको क्या कहना है। कहा कि हम लोग जांच कर लिए हैं, बिजली बिल गलत था, 28,000 रुपया का बिल गलत है, इनका बिल होना चाहिए 800 रुपया का। काहे का कहीं चक्कर लगाइएगा, जाइए अनुमंडल के लोक शिकायत केंद्र में और जिला के लोक शिकायत केंद्र में, समस्याओं का हल हो रहा है, सड़क पर काम शुरू हो रहा है, जमीन के मामले में अतिक्रमण की समस्याओं का समाधान हो रहा है, रसीद नहीं कट रहा, थाना में कुछ गड़बड़ कर रहा है, वहां उसका सॉल्यूशन निकल रहा, कानून बन गया है। जनता को अधिकार है, और जो कोताही करेंगे, कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनको सजा मिलेगी। ऐसा बेहतरीन कानून बन गया। खाली शराबबंदी का कानून नहीं बना है, ऐसा मत समझिएगा। वो तो बोलता नहीं, इसको तो कुछ नहीं, इसको शराबबंदी का नशा आ गया, इसको दूसरा चीज सुझबे नहीं करता। जो और कानून बना है उसको नहीं सुझ रहा है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम जो बना है उसको देखें लोग, कितना इफेक्टिव और प्रभावी ढंग से लागू हो रहा। और 2011 में लागू किया था लोक सेवा अधिकार कानून, 15 करोड़ के करीब लोगों ने उसका फायदा उठाया। सर्टिफिकेट, जात का सर्टिफिकेट, इनकम का सर्टिफिकेट, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आज कहीं जाकर के चक्कर नहीं लगाना है, केंद्र पर दरखास्त दीजिए, निर्धारित समय सीमा के अंदर सर्टिफिकेट लेकर के जाइए। पहले एक सर्टिफिकेट लेने में 200-400 देना तो पड़ता ही था, अब कोई देने का जरूरत नहीं, एक पाई देने का जरूरत नहीं। हर साल 400-500 करोड़ रुपए की बचत हो गई। तो ये सब लागू किया, और जब लागू किया तो दूसरे राज्य के लोग देखने आए थे हमारे पिछले कार्यकाल में, और अन्य राज्यों ने भी लागू किया, और लोक शिकायत निवारण कानून लागू कर दिया है। उसका जो असर हो रहा है, लोगों को जो प्रसन्नता हो रही है, धीरे धीरे बात फैल रही है। तो जोर से बोलिए। तो हम लोग तो इन चीजों को करते हैं। जब आपने जनादेश दिया है काम करने के लिए, तो हम लोग काम करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। और एक बात और है, अभी हम लोग कल बैठे भी थे, केंद्र सरकार की तरफ से एक आजकल बात आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिहार पहला राज्य है जिसमें सरकार के पास आया था लॉ कमीशन की तरफ से, हमने जवाब भेज दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप करते हैं तो विभिन्न संप्रदायों, धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अलग अलग कानून और कोड बने हुए हैं। कॉमन सिविल कोड का मतलब है, तो आपने सबसे बात कर लिया, लोगों की सहमति ले ली। यह सिर्फ अल्पसंख्यक का या मुसलमानों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है जब कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइएगा तो आपका प्रस्ताव क्या है बताइए। जितने और कानून बने हुए हैं सबको बदलना पड़ेगा अगर एक यूनिफॉर्म होगा तो हमने कहा यह माहौल नहीं है, पहले इसके लिए सबसे बात करिए, लोगों की राय लीजिए, इसके बाद उसका कोई तैयार कोई प्रारूप बनाइए, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, और तब उस पर बहस करिए पार्लियामेंट में, असेंबली में, सभी सामाजिक संगठनों को दीजिए, और कॉन्सेंसस बनता है तो लागू कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चनार भेज रहे हैं, प्रश्नावली। भला बताइए, तो राज्य सरकार को प्रश्नावली जाती है, लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने राज्य सरकारें प्रश्नावली का उत्तर देंगी? परीक्षा में बैठे हुए जी, एग्जाम में बैठे हैं, नौकरी के परीक्षा में बैठे हैं कि प्रश्नावली भेज रहे हैं? यही तरीका है। इसे बिहार पहला राज्य है, हमने भेज दिया, और जनता दल यू का भी यह निर्णय हो चुका है। कल की बातचीत में हम लोग कल तक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अपनी राय प्रकट कर देंगे, और इसे हम लोग बिल्कुल, यह जो तरीका है ये बिल्कुल गलत है। समाज हमारा विभिन्न भाषा और संस्कृति का समाज है, और इसमें अगर इस प्रकार से कोई जोर जबरदस्ती बिना किसी प्रस्ताव के ऐसी कोई बात करेंगे तो हमारा जो प्लूरल सोसाइटी है, हमारे समाज में जो विविधताएं हैं,
यही हमारी खासियत है। इस खासियत को नष्ट करने की कोशिश मत करिए। तो हम लोगों का यह भी निर्णय है और कल तक हम लोग जनता दल यू की तरफ से भी मंतव्य भेज देंगे। और जब ये मेरे पास पत्र आया, मैंने उसका उत्तर तैयार किया, तो हमने कहा ये महागठबंधन की सरकार है, इसको हम कैबिनेट में ले गए और कैबिनेट का अप्रूवल करा करके हमने भेजा है। और कल पार्टी की मीटिंग में बैठकर हम लोगों ने डिसाइड किया है और कल यूनिफॉर्म सिविल कोड को के ऊपर अपनी राय हम लोग प्रकट करेंगे। यह तरीका ठीक नहीं है। ये जो आपका रास्ता है, इसको रिजेक्ट करते हुए और ये बताते हुए कि साहब ये क्या तरीका है, आप अचानक जो इस बात को कह रहे। तो इसलिए हम लोग सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं करते, हम लोग अपने रास्ते पर बढ़ते। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, बिहार के जो को आगे बढ़ाने के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो काम किया, हम उनके रास्ते पर चलकर न्याय के साथ विकास के मार्ग पर हैं। सिर्फ विकास नहीं, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ के विकास का मतलब है समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास। और आप देख लीजिए, हमारी आज तक जो भी योजना बनी है, वो योजना बनी है यूनिवर्सल, सार्वभौम, किसी को नहीं छोड़ा, सबको जोड़ा। यह हमारा रास्ता है और उसी रास्ते पर हम लोग चलते चलेंगे। चाहे इसके बारे में बहुत सारे लोग हम लोगों को नापसंद करते हैं, तो उसकी पसंदगी नापसंदगी तो लोगों के निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने रास्ते पर चलेंगे। अब एक नोटबंदी का सवाल आया, हम लोगों ने नोटबंदी का स्वागत किया, उसका समर्थन किया, सैद्धांतिक समर्थन दिया, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगा कि इरादे ठीक हैं। अगर आप काले धन पर प्रहार करना चाहते हैं, फेक करेंसी के असर को समाप्त करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पर अंकुश पाना चाहते हैं, तो उस दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। देखिए, नोटबंदी का निर्णय लेना कोई साधारण कदम नहीं है, अपने आप में बहुत ही बड़ा कदम हम मानते हैं, इसलिए हम लोगों ने स्वागत किया। अब उसके बाद इतना दिन बीत गया है, प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन का समय मांगा था, 77 दिन बीत गया है। हम आग्रह करेंगे कि इस नोटबंदी के जो अच्छे परिणाम हुए हैं उसके बारे में वो देश की जनता को बताएं, जरूर बताना चाहिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसके अच्छे जो परिणाम आए हैं, क्या क्या अच्छे परिणाम आए हैं। हम भी आग्रह करेंगे। हमने तो समर्थन दिया और हमारे समर्थन देने पर तरह तरह के कयास लगाए गए, मामूली कयास नहीं लगाए गए, भीषण रूप से कयास लगाए गए, और लोग तो हम लोगों को कहां नहीं आइसोलेट करके खड़ा कर दिए, कहां कहां नहीं मिलवा दिए, तो सब हम जानते हैं। लेकिन हम लोगों को जो ठीक लगता है उसको ठीक कहते हैं। लोग तरह तरह की बात करते रहे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात यूपीए के सरकार में आई थी, बीजेपी शासित प्रदेशों के द्वारा विरोध हो रहा था, लेकिन हम लोग तो जीएसटी के साथ थे। बिहार में एनडीए की सरकार होने के बावजूद गुजरात से विरोध था, मध्य प्रदेश से विरोध था, लेकिन बिहार से विरोध नहीं था, उसका साथ थे। अब यूपीए चली गई, एनडीए आ गई, तो अब कुछ लोग इसका विरोध करने लगे, लेकिन हम लोग तो अपने रास्ते पर रहते हैं। भाई, हम कंज्यूमर स्टेट हों, उपभोक्ता प्रदेश हैं। अगर हमारे यहाँ जो कुछ भी बेचेगा और उसमें पारदर्शिता आएगी, और जो भी कहीं से भी सामान लाकर बेच रहा है, अगर हर सरकार सामान टैक्स के दायरे में आ जाएगा तो उपभोक्ता राज्यों को फायदा होगा। तो हम शुरू से उसके पक्ष में। तो हम लोग तो अपने स्टैंड पर रहते और ये भूल गए। एनडीए में थे और तब प्रणब बाबू राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे, तो हमने समर्थन किया। क्योंकि बीजेपी के चंद नेताओं के द्वारा जो बयान दिए गए वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा कि किसी को समर्थन देना, विरोध करना ठीक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप पर कहना ये उचित नहीं है। हम लोगों ने निर्णय लिया, हम लोगों ने दिया। तो भाई, तो हम तो ठोस जो भी अपना सही लगता है, तो नोटबंदी को सही मानते हैं तो कह दिया, ठीक है।
अब नोटबंदी को लागू करने के लिए उनकी तैयारी नहीं थी, लोगों को कई तरह की कठिनाइयां हुई, सवाल को भी हम लोग बोलते रहे, लेकिन मूल रूप से नोटबंदी का इरादा तो ठीक था। भाई अगर आप चाहते हैं कि जितने प्रकार के छिपे हुए धन हैं वो प्रकट हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है अगर प्रकट हो जाएगा और बैंक में आएगा। तो अब तो केंद्र सरकार को बताना है कितना आया, कितना उसमें से ब्लैक मनी था, ये उनको मालूम होगा, बताना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं, हम लोगों की मांग है कि भाई इसके जितने अच्छे परिणाम आए हैं उन सब चीजों के बारे में बताइए। और दूसरी बात, सबको दिखाई पड़ रहा कि थोड़ी अर्थव्यवस्था में सुस्ती आई है, तो ये जो सुस्ती आई है, और कई जगह से बिहार के लोग तो बहुत जगह बाहर काम करते हैं, तो जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग काम करते थे, बहुत लोगों का काम आज बंद हो गया। तो ये तो देख रहे हैं, कई लोग सफर किए, लोगों को कुछ परेशानी हुई, लेकिन लोगों के मन में ये था कि निर्णय सही है, ये 2 नंबर वाला आदमी हिट हो रहा है, इसलिए लोगों का मन से समर्थन था, कुछ कठिनाई झेलते हुए भी। और हमारी भी वही मानसिकता हम लोगों की भी है, अगर इससे कोई बड़ा उपलब्धि होने वाला है। और हमने साथ साथ यह भी कहा था कि भाई काला धन को उजागर करना चाहते हैं, तो ये जो करेंसी है, कैश है, उसमें जो काला धन हमारे यहाँ, जो काली संपत्ति है, उसका एक बहुत छोटा हिस्सा कैश में है। असल तो वह है बेनामी संपत्ति में, वह है हीरा में, वह है सोना में, वह है चांदी में, वह है रियल एस्टेट में, वह है शेयर में, वह है विदेशों में। तो जो काला धन का बड़ा हिस्सा है वह तो बेनामी संपत्ति में है, विदेश में है, शेयर में है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि नोटबंदी जैसे साहसिक फैसले के बाद अब उठाना चाहिए, ये जो बेनामी संपत्ति है इस पर हिट करके लोगों का हीरा, सोना और संपत्ति जब्त होगा, तब लोगों को सुकून होगा, लगेगा कि सही मायने में आप काले धन के खिलाफ हैं, और तब बेनामी संपत्ति पर हिट होना चाहिए। ये हम लोगों की तो हमने बराबर मांग की है। और जो भी नोटबंदी के बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इस सब के बारे में निश्चित रूप से केंद्र सरकार को बताना चाहिए। और बजट आ रहा है, इन सब बातों में आप इन सब बातों की चर्चा करिए। और मैं तो चाहूंगा इतना जरूर कि भाई बहुत लोग सफर किए, गरीब गुरबा लोग, जैसे मान लीजिए इसका जो प्रभाव पड़ा, कोई काम बंद हो गया तो लोगों का रोजगार छिन गया।